हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबीर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, पिछली दो क्लासेस में हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखा। जैसे आपको मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 में आज जो MPPSC का जो सिलेबस है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो संविधान सभा है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है और काफ़ी कंफ्यूजन टॉपिक पड़ जाता है कि अधिकांश लड़के कंफ्यूजन के कारण गलतियां कर बैठते हैं। उन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए आपको संविधान सभा की बारीकियों से मैं अवगत कराऊंगा और आपको यह बताऊंगा कि यहाँ गलतियाँ नहीं करनी है और किन कारणों से गलतियाँ हो जाती हैं उसको हमें ध्यान रखना है ताकि एग्ज़ाम में आप गलतियाँ न करें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि संविधान का निर्माण करना यह एक सहज कार्य तो था नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1946 को एक समिति कहना चाहिए जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, वह भारत आया था। क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ या किस मिशन के तहत हुआ या किस आयोग के तहत हुआ। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर थे। यह वही सदस्य थे जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये वही 3 सदस्य थे, किंतु उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष में कंफ्यूजन होता है, इस कारण से मैंने यहां आपको क्लियर कर दिया। सर्वप्रथम संविधान निर्माण के विषय में जो विचार आया था और यह विचार प्रस्तुत किया था वह स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था सन 1924 में। संविधान सभा के लिए बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई कि किस आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, कि शिक्षितों को इसमें मत डालने का अधिकार दिया जाए या वयस्कों को मत डालने का अधिकार दिया जाए। इस विषय पे काफ़ी गहन चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या निर्धारित की गई। ये सीटें थी, कुल सीटें थी 389 सीट थी, जिसमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए तथा 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के लिए मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा हेतु प्रतिनिधि चुने गए, या वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के लिए व्यक्तियों का निर्वाचन हुआ। तो जो निर्वाचन हुआ था वो 1946 में करवाया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु निर्वाचन करवाया गया और उस समय 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुए। इसमें से कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य दलों को 15 सीट प्रदान कर दी गई। आगे हम ये देखते हैं कि ये कट हो, हाँ, तो हम देख रहे थे कि संविधान के लिए निर्वाचन हो गया, संविधान का निर्वाचन संपन्न हो गया। आगे की कंडीशन में यह थी कि संविधान
के लिए जो निर्वाचन हुआ, उन समितियों उन सदस्यों की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। क्या हुआ था 9 दिसंबर 1946 को? देखिए, राइट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने नोट्स तैयार करते चलिए। देखिए, प्रथम बैठक, संविधान निर्मात्री सभा हेतु प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक का आयोजन किया गया था, उस समय संविधान निर्मात्री सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान निर्मात्री सभा हेतु प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो आंसर होगा कि 9 दिसंबर को 1946 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी संविधान निर्मात्री सभा हेतु प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन 11 दिसंबर को किया गया था। देखिए, द्वितीय बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि संविधान सभा निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को चुना गया था। द्वितीय बैठक में 2 उपाध्यक्ष को भी चुना गया था, जिनके नाम थे एस.सी. मुखर्जी और एक और सदस्य थे। देखिए, नाम ध्यान आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक और सदस्य थे। एक थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। ये टी.टी. कृष्णमाचारी और डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, ये 2 उपाध्यक्ष हुए थे और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को चुना गया था। संविधान निर्मात्री सभा की तृतीय बैठक का आयोजन 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। देखिए, ये 13 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी और 42वें संविधान संशोधन के पश्चात इनमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया। मैं आगे बताऊंगा किन किन शब्दों को, जो हम प्रस्तावना में देखेंगे कि किन किन शब्दों को जोड़ा गया।
एक बात और ये ध्यान रखिए कि संविधान का प्रारूप डॉक्टर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के लिए जो निर्वाचन करवाया गया था उसमें प्रतिनिधियों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन किया गया था। याद रखिए कि क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी जनसंख्या ने एक निर्वाचित उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व किया, या कि एक निर्वाचित उम्मीदवार का के बदले कितनी जनसंख्या ने को मत डालने के लिए चुना गया। याद रखिए कि एक निर्वाचित व्यक्ति के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाना निर्धारित किया गया। उसी दरमियान एक और बात देखने आती है कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने या जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 आधारों पर किया गया था, या 3 वर्गों पर, या 3 संप्रदायों पर किया गया था। ये संप्रदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। साथियों चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए आप मेरे साथ साथ राइट डाउन करते चलिए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। और महिला सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई थी। उनतीस अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए, संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी और 13 छोटी समितियों का निर्माण किया गया था। उसमें से सबसे प्रमुख समिति थी वो प्रारूप समिति। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां बनी थी, कौन कौन सी मुख्य समितियां बनी थी, ये हम देखेंगे। हर समिति को देखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो बड़ी समितियां थी उन समितियों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन करने के पश्चात इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था और यह 7 सदस्यीय समिति थी जिसने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर भारतीय संविधान, लगभग 64 लाख रुपए की लागत से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और इतना समय लगने के कारण काफी विधिवेत्ताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा इसकी आलोचना भी की गई और यह भी कहा गया कि इस संविधान को बनाने में आवश्यकता से अधिक समय लगा। और अनेक विचारकों ने इसकी आलोचनाएं भी की, लेकिन अंततोगत्वा यह हुआ कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। याद रखिए, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि लिखित संविधान की अवधारणा या सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां का है। याद रखिए, सर्वप्रथम लिखित संविधान फ्रांस का है। देखिए, कुछ व्यक्तियों ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा, कुछ व्यक्तियों ने इसे केवल कांग्रेस को ही संविधान सभा और संविधान सभा को भी कांग्रेस का, कुछ लोगों ने इस पर वकीलों का आधिपत्य होने की भी बात कही। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, लेकिन अंततोगत्वा यह देखा गया कि भारतीय संविधान कठोरता और नमनीयता के साथ विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से गिना जाता है। देखिए, हम देख रहे थे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का चुनाव किया गया था। देखिए, प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारूप समिति हेतु जो चुनाव करवाए गए थे उसमें जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका निर्वाचन कहाँ से हो। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा हेतु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था। देखिए, कि पहले क्या हुआ था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन देश विभाजन के पश्चात जो 3 जून की योजना थी, जिसके पश्चात देश का विभाजन कर दिया गया और उसके पश्चात बॉम्बे से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ। प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे सदस्य थे N. गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी,
एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी। ये जो 7 सदस्य थे, इस प्रारूप समिति की वास्तविकता ये थी कि कुछ सदस्य विदेश चले गए थे, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसके निर्माण में भाग नहीं ले सके, कुछ सदस्य व्यक्तिगत कारणों से संविधान निर्माण करने में असफल रहे, किंतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर लगभग 64 लाख रुपए की लगभग लागत से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के लिए जो प्रमुख समितियां बनी थी, वह समितियां अब हम देखते हैं जो इस प्रकार से है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां बनी थी। तो देखते हैं 8 बड़ी समितियां या प्रमुख समितियां जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण समिति, इसके अध्यक्ष जैसे मैंने बताया था कि राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी महत्वपूर्ण समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए। एक और प्रमुख समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए, वो थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही हुए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। जिसके अध्यक्ष अभी हमने देखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट समिति थी मौलिक अधिकार संबंधी समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति।
इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। इतनी समितियां महत्वपूर्ण समितियां थी, आगे की समितियां याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ डिस्प्यूट आते हैं कि झंडा समिति, कुछ बुक्स यह बताती है कि झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी नहीं थे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। वैसे आजकल MPPSC काफ़ी विवादों में फंसा रहता है, इसलिए वह खुद नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन दे जिसमें डिस्प्यूट हो सके। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी तक, उसी क्रम में 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन करने के पश्चात जो सदस्य रह गए थे वो करीब 299 सदस्य रह गए थे। 299 सदस्यों में से प्रांतों को जो सीटें मिली थी वो 229 सीटें थी और 70 सीटें रियासती सदस्यों को प्रदान की गई थी। देखिए, ये रियासती सदस्य वे सदस्य होते थे जिसमें जो भी रियासत थी वह अपना एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजता था। याद रखिए कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के पश्चात इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद संविधान का निर्माण कार्य चालू हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि के पश्चात जब संविधान बनकर कंप्लीट हुआ तो उसके वाचन प्रारंभ हुए। संविधान के 3 वाचन हुए। ये वाचन कब कब हुए आइए देखते हैं। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर को 284 सदस्य संविधान सभा की वाचन में उपस्थित थे और इनने ही अपने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के पश्चात संविधान को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ लागू कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन यह बनता है कि पहली बार भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। साथियों, और भी MPPSC की संवैधानिक व्यवस्था संबंधी वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे साथ, श्यामलाल चौधरी ग्रुप के साथ। साथियों, निःशुल्क तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।